हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम अगेन। और फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, आप लोगों की कमेंट आ रहे थे, सर प्रैक्टिस सेट जो है शुरू कराएं। और फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर काफ़ी छूटा हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं कुछ पल के लिए, क्योंकि मुझे ये जानकारी है कि शायद आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा भी होगा। फिर भी फ्रेंड्स लास्ट टाइम इसको देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अब फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं बात करूंगा, कुछ कोटेशंस हैं जो विलियम शेक्सपियर के, उन कोटेशन के तो फ्रेंड्स उनको मैं शॉर्ट के माध्यम से डालूंगा। क्लियर फ्रेंड्स। शॉर्ट और जो उनकी पब्लिकेशन डेट है या जो कैरेक्टर्स वाइज हैं फ्रेंड्स, उनको या जो सेटिंग रखी गई है या सोर्स ऑफ द प्लेज हैं, तो फ्रेंड्स वो मैं शॉर्ट के माध्यम से आप लोगों के बीच में डालूंगा, तो आप शॉर्ट को जरूर देखिए। क्योंकि फ्रेंड्स फिर यहाँ पे हमारे लिए अब ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। क्लियर है फ्रेंड्स। और इसी प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स मैंने आपके बीच में लाई 150 एमसीक्यू का फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर फ्रेंड्स, इसके फर्स्ट पेपर प्रैक्टिस सेट, दो प्रैक्टिस सेट मैंने इसके बनाए हैं 150 मार्क्स के। एक का थोड़ा सा लेवल हल्का सा मैंने मीडियम रखा हो, मीडियम टू हाई, और एक है डिफिकल्ट वाला। तो जो सेकंड पेपर होगा फ्रेंड, जो सेकंड पार्ट इसका जो आएगा पेपर सेकंड का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाएगा, और शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों को जानकारी हो, लेकिन फ्रेंड अपने स्तर से मैंने थोड़ा सा उसको बढ़ा के है, थोड़ा सा उसको टफ रखा है, ताकि आप लोगों को दोनों प्रकार की चीज़ों के बारे में आइडिया आ जाए। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स मैं आपको डिमोरलाइज करना चाह रहा हूँ, डिमोरलाइज के वो मेरा कोई कारण नहीं है। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा आपके मन में जो मोरालिटी है, जो नैतिकता है, आपके मन में जो करेज है वो बड़ा है। मैं आपको डिमोरलाइज तो बिल्कुल नहीं करूँगा। और फ्रेंड्स आपकी तैयारी है तो आप अपना चेक कर सकते हैं। और दूसरा है फ्रेंड्स, मैं सिर्फ टाइम बाउंडेशन जो है, टाइम बाउंडेशन में फ्रेंड्स क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाता है कि 3 घंटे का टाइम है, उसको 3 घंटे के टाइम को कैसे हमने उसको वहाँ पे यूज करना है। तो फ्रेंड्स इसी आधार पे इस प्रैक्टिस सेट को मैंने आप लोगों के बीच में रखा 150 एमसीक्यूज के। तो फ्रेंड्स इतना तो क्लियर है कि पूरा 150 एमसीक्यूज तो एक पार्ट में एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, इसके भी मैं 2 वीडियो आप लोगों के बीच में लाऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स सीधे तौर पे आंसर बताना, अब यहाँ पे सीधे आंसर वाली बातें नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा है कि कोई आंसर यदि है तो क्यों है, उसका रीजन भी उसके पीछे होना चाहिए। तो इसी बेस पे जो है फ्रेंड्स इस सेशन को शुरू करते हैं। और आई होप फ्रेंड्स आप लास्ट में मार्क जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस वाले जो एमसीक्यूज हैं, इस वाला जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, मैं प्रत्येक आपके ऑप्शंस को पढ़ूंगा। क्लियर है। क्योंकि फ्रेंड्स जो अन्य एमसीक्यूज थे उसमें मैं डायरेक्ट आंसर ही आप लोगों के बीच में पढ़ रहा था, लेकिन फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट है, ये हम लोगों की तैयारी को रिचेक करने के लिए। तो इसी आधार पर फ्रेंड्स मैं सारे ऑप्शंस को पढ़ूंगा, हालांकि मैं उसके तुरंत बाद आंसर भी बता दूंगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स आप उसके बाद पॉज कर सकते हैं, चारों जो ऑप्शन है पढ़ने के बाद आप उसको पॉज भी कर सकते हैं। फ्रेंड दूसरा इसमें मैंने प्रोज सेक्शन भी रखा हुआ है, और पोएट्री और प्रोज का दोनों पैसेज भी मैंने इसमें रखे हुए हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो फिर शुरू करते हैं इस सेशन को। और फ्रेंड्स साथियों वीडियो आपको यदि अच्छी लगे तो फ्रेंड्स आप कमेंट में जरूर। फ्रेंड्स फर्स्ट पेपर फर्स्ट है, प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, इसमें मिक्स मैंने करा हुआ है, तो आगे पीछे हो सकता है एंटोनिम सिनोनिम्स एक साथ दिख जाए, कोई हो सकता है बहुत पीछे चले जाएं, तो एक साथ मैंने उनको नहीं रखा हुआ, तो इसको आगे पीछे भी रखा हुआ। लेकिन हालांकि जो उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है फ्रेंड्स, उसमें मैंने बिल्कुल यूनिट वाइज इसको रखा हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स। तो अब ध्यान देंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली तौर पे फ्रेंड्स कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, इसको हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए है द नेदर द प्रिंसिपल नॉर द लेक्चरर्स वाज प्रेजेंट। बी है फ्रेंड्स नेदर द प्रिंसिपल नॉर द लेक्चरर्स वर प्रेजेंट। सी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन है फ्रेंड नेदर द प्रिंसिपल नॉर द लेक्चरर्स इज प्रेजेंट। और डी वाला है फ्रेंड नेदर द प्रिंसिपल नॉर द लेक्चरर्स हैज बीन प्रेजेंट। तो इस चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बी वाला जो ऑप्शन है, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द लेक्चरर्स वर प्रेजेंट, ये वाला फ्रेंड्स आपका ग्रामेटिकली तौर पे करेक्ट माना जाएगा फर्स्ट कभी पर। व्हेन सब्जेक्ट आर ज्वाइन बाय नेदर और नॉर, जब नेदर और नॉर से दोनों सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट क्या होता है, जो नियरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात की गई लेक्चरर्स, तो लेक्चरर यहाँ पे क्या, ये प्लूरल है, तो इसके आधार पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ऊपर वाले लेक्चरर्स के साथ वॉज का प्रयोग किया गया, नीचे वाले लेक्चरर्स के साथ क्या इसका प्रयोग किया गया, और लास्ट वाला जो डी वाला ऑप्शन है उसमें फ्रेंड्स लेक्चरर्स की जगह एक साथ हैज बीन का प्रयोग किया गया है। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका ये करेक्ट माना जाएगा, बाद बाकी ए सी और डी वाले आपके आंसर रॉन्ग माने जाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप मुझे आप लोगों को समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन, हार्डली हैड द मीटिंग बिगन स्पेसिफाई द इलेक्ट्रिसिटी फील्ड। अब फ्रेंड्स इसके लिए ऑप्शन ए है, यहाँ पे
बिगिन के बाद ऑप्शन यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, तो इसको हमने भरना है, फिल करना है। तो ए है ऑप्शन है देन, THAN वाला, बी वाला देन है, सी व्हेन है, और डी वाला वाइल है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्या होता है कि जब हार्डली होता है तो हार्डली के साथ हमेशा जो कंजक्शन होता है तो उसके साथ प्रयोग यूज किया जाता है व्हेन का। हार्डली हैड द मीटिंग बिगन व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फील्ड। तो दूसरे का जो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे व्हेन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे यदि हार्डली की जगह नो सूनर का यूज होता, ठीक है, नो सूनर का प्रयोग होता है तो वहां पे देन का प्रयोग किया जाता है। नो सूनर के साथ देन और हार्डली के साथ व्हेन का यूज किया जाता है। तो आप सी वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप इस पे करेक्ट करेंगे, टिक करेंगे, ये करेक्ट माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। तो फ्रेंड कौन से सेंटेंस में एरर देखने को मिलेगा, तो फ्रेंड ए वाला ऑप्शन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज क्वालिफाइड नेट। बी वाला फ्रेंड, एवरी वन ऑफ द कैंडिडेट्स हैज सबमिटेड द फॉर्म। सी वाला फ्रेंड, ईच ऑफ द बुक्स आर यूजफुल। और डी है, नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। तो थर्ड जो ऑप्शन है फ्रेंड, थर्ड जो इसका जो आंसर माना जाएगा फ्रेंड्स, वो माना जाएगा ईच ऑफ द बुक्स आर यूजफुल। क्योंकि फ्रेंड ईच जो है सिंगुलर होता है और टेक्स सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईच का साथ प्रयोग क्या होगा, ईच के साथ यहाँ पे यूज किया जाएगा आपका सी वाला, जो यहाँ पे ईच ऑफ द बुक इज यूजफुल। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब जो है फ्रेंड्स, उसके इज का प्रयोग होना था, यहाँ पे आर का यूज दिया, क्योंकि जो आर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ब दी गई है वो अकॉर्डिंग टू द ईज के आधार पर दी गई है। ठीक है, तो ईज सिंगुलर माना जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे इज का प्रयोग किया जाएगा। बाद बाकी सर फ्रेंड्स ए, बी और डी वाले आपके आंसर करेक्ट माने जाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स, जैसे ईच ऑफ द बुक्स इज यूजफुल हम इसको कह सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, इफ आई फिर स्पेस दे रखा फ्रेंड्स, अबाउट द वैकेंसी अर्लियर आई वुड हैव अप्लाइड। सॉरी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आई के बाद ऑप्शन दिया गया है, फिर अबाउट द वैकेंसी अर्लियर आई वुड हैव अप्लाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड्स, ए न्यू, बी है हैड नून, सी है हैव नून, और डी है नो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यदि ये आई वुड हैव की बात यहाँ पे आपको सेकंड सेंटेंस दिख रहा होगा कोमा के बाद का, तो फ्रेंड्स ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, ये फ्रेंड्स मैंने आपको अच्छे ढंग से इसको मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में पढ़ाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, वुड हैव जो है ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, तो वुड हैव के साथ जो यूज किया जाता है वो किसका होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका हैड का, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इफ आई हैड नोन अबाउट द वैकेंसी आई वुड हैव अप्लाइड। ठीक है, यदि मुझे वैकेंसी के बारे में पता होता तो आई वुड हैव अप्लाइड, तो मैं अप्लाई कर चुका होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो चौथे का जो आंसर है फ्रेंड्स वो आपका बी वाला करेक्ट माना जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। तो फ्रेंड्स पैसिव फॉर्म इसको बदलना है, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यदि आपका पैसिव बनेगा तो उसका रूल क्या माना जाता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट पहले चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग होता है, उसका बीइंग आईएनजी की जगह बीइंग का प्रयोग होता है, वो अपने थर्ड फॉर्म में रहती है। बाई के बाद क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं फ्रेंड्स, अब इसमें ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, इसमें सीधा मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ द ब्रेज। ठीक है, अब सिंगुलर है तो इसका प्रयोग किया जाएगा, द ब्रेज इज बीइंग, क्योंकि आईएनजी हटेगा। ठीक है, वर्ब हमेशा ध्यान रखना, जब भी पैसिव फॉर्म में जाती है कोई भी वर्ब यदि पैसिव फॉर्म में चला जाता है मेन वर्ब, तो हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, जिसको परफेक्ट फॉर्म भी बोला जाता है, द ब्रेज इज बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है फ्रेंड, अब उसके बाद बाई देम का प्रयोग आप यूज कर सकते हैं, या दे को आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, यदि ऑप्शन में दिया है बाई देम तो आपको देना पड़ेगा, यदि ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका काम चल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिफ्थ का जो आपको आंसर दिख रहा है फ्रेंड्स वो दिख रहा है बी वाला। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, जो मैं कहता हूं, जो कि मैं एक प्रॉपर ढंग से इसकी मैं आपको रूल बता रहा हूं, लेकिन यदि आपको बाई और बाई का यूज नहीं हुआ है तो बाद में ऑब्जेक्ट लगना फिर वो नेसेसरी नहीं माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट दिखा रहा होगा, द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा, फिफ्थ का बी वाला। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। अब इनडायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फ्रेंड्स मैं माफी चाहूंगा, इनको बोल्ड करना मैं भूल गया था, ये थोड़ा ध्यान से उतर गया, तो मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। तो फिर आप आई होप आप इसको समझ जाएंगे और इसको अन्यथा ना लें। क्वेश्चन नंबर, द टीचर सेड वाई आर यू मेकिंग नॉइस। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, ये जो है वाई वाला ये डबल इंटरोगेटिव के नरेशन है, तो डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है, तो यहाँ पे ना तो दैट का प्रयोग होता है और ना इफ और वेदर का प्रयोग होता है। ठीक है, जो सेड होता है आगे वाला सेड आस्क्ड में चला जाता है, और वाई जो है ये जो डबल इंटरोगेटिव का WH फैमिली का जो मेंबर होता है उसी को क्या किया जाता है, वहां पे ज्वाइंट किया जाता है, उसी को कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम वही करता है।
ठीक है फ्रेंड। अब दूसरा है कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। ठीक है, तो आर का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक है, यू फ्रेंड्स क्या होता है, सेकंड, या पे ये सेकंड जो पर्सन है उसका सब्जेक्ट माना गया। तो सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है उसका जो यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर उसका यूज किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, द टीचर सेड। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो टीचर सेड इसका जो आंसर होगा फ्रेंड ये वाला देखेंगे। द टीचर आस्क्ड, सेड का क्या हो जाएगा फ्रेंड, आस्क्ड हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, वाई लगेगा। अब फ्रेंड्स ये आपका इंटरोगेटिव में दे रखा है, तो ये अब क्या होता है, अब ये इंटरोगेटिव नहीं रह जाता, ये एक स्टेटमेंट बन जाती है। स्टेटमेंट बनने का कारण मतलब ये हो जाता है कि जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही है ये क्या होती है, सब्जेक्ट जो यहाँ पे यू है, ठीक है, इसके बाद चली जाती है और यू वाला जो सब्जेक्ट है ये आगे आ जाएगा। हालांकि यू तो रहना नहीं उसने, क्योंकि इसमें चेंज होना है रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, तो यू का क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे हो जाएगा। ठीक है, वाई दे। ठीक है, आर का क्या जो वर हो जाएगा, मेकिंग नॉइज में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में रह जाएगा। तो 6 का ए वाला फ्रेंड्स आपका ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, वाई देवर हो जाएगा। वाई वर दे नहीं होगा फ्रेंड्स, वाई देवर हो जाएगा। बाद में यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बी वाले में देखिए वर दे हो रखा तो ये गलत है। ठीक है, दे आर हो रखा तो दे आर होना नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में से बदलना है। ठीक है, फिर देवर है तो फ्रेंड्स वही देवर है। देवर मेकिंग नॉइज यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आज यहाँ पे दैट का प्रयोग किया गया, और जबकि डबल इंटरोगेटिव में दैट का प्रयोग नहीं होता, ये सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसी आधार पर आपका 6 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए वाला हो जाएगा। अब बात करें 7th क्वेश्चन के फ्रेंड्स। 7th क्वेश्चन है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ क्वेश्चन को, ताकि आपको इसमें डिफिकल्ट ना हो इसको पहचानने में। चूज द करेक्टली ट्रांसफॉर्म सेंटेंस। फ्रेंड्स को सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन बेस से रखा गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे नो अदर पोएट इज इंग्लिश इन इंग्लिश इज एज वर्सटाइल एज शेक्सपियर। नो अदर पोएट इन इंग्लिश, इंग्लिश में कोई भी ऐसा पोएट नहीं है एज वर्सटाइल, इतना वर्सटाइल ऑलराउंडर जितना कि शेक्सपियर है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको ट्रांसफॉर्म करना है तो 7th जो क्वेश्चन फ्रेंड्स इसका आंसर आप देखोगे, ए है शेक्सपियर इज मोर वर्सटाइल देन एनी अदर इंग्लिश पोएट। बी वाला फ्रेंड्स शेक्सपियर इज द मोस्ट वर्सटाइल पोएट इन इंग्लिश। सी वाला फ्रेंड्स शेक्सपियर इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल पोएट्स है। और डी वाला फ्रेंड्स शेक्सपियर इज द मोर वर्सटाइल पोएट। ठीक है फ्रेंड, तो इसका ए वाला 7th ए वाला फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिख रहा होगा वो आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, दिस एक्यूरेट जो एक्यूरेटी है फ्रेंड्स, एक्यूरेसी है, ट्रांसफॉर्म द पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन एज वर्सटाइल एज को इनटू द कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, मोर वर्सटाइल देन एनी अदर while maintaining the exact original meaning। ठीक है, एज वर्सटाइल एज को क्या हो गया, मोर वर्सटाइल देन में उसने यूज किया है, तो ये मोर उसका बिल्कुल क्लोजेस्ट मीनिंगफुल माना जाएगा। ठीक है, तो 7th ए वाला आंसर हो फ्रेंड्स आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, शेक्सपियर इज मोर वर्सटाइल देन एनी अदर इंग्लिश पोएट। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री में है। ठीक है, तो कंपेरेटिव डिग्री का कंपेरेटिव डिग्री में हम इसको यूज किया है कि, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री नहीं था फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में, ये आपका कंपेरेटिव डिग्री था, इसको हम कंपेरेटिव डिग्री में इसको चेंज करा। अब 8th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच सेंटेंस यूजेस द सबजंक्टिव मूड करेक्टली। तो फ्रेंड्स सब्जेक्टिव जो मूड करेक्टली कौन से सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा, तो 8th क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे ए वाला है, आई विश आई वॉज अ टॉलर। ठीक है, इफ आई वर द वाइस चांसलर आई वुड रिफॉर्म द एग्जामिनेशन सिस्टम। और सी है फ्रेंड, ही बिहेव्स एज इफ ही इज द किंग। और डी है, आई सजेस्ट दैट ही गोज इमीडिएटली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे जो 8th वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसका बी वाला आपको दिख रहा होगा, द सब्जेक्टिव मूड यूजेस वर विद ऑल पर्सन आफ्टर इफ एक्सप्रेसिंग एन अनरियल कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि इफ के बाद क्या वो कहना चाहता है कि जो एक्सप्रेशन करता है इफ जो होता है अनरियल कंडीशन में, उसके तुरंत बाद जो सबजंक्टिव कंडीशन होती है उसमें हमेशा वर का यूज किया जाता है। ठीक है, इफ आई वर द वाइस चांसलर आई वुड रिफॉर्म द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये बी वाला फ्रेंड्स आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। अन्य जो है फ्रेंड्स आप सब्जेक्टिव मूड में नहीं रखे जाएंगे, तो ए सी और डी वाला आपका नहीं माना जाएगा, बी वाला आपका करेक्ट माना जाएगा। 9th क्वेश्चन के बाद, वन हु इज, ठीक है, इनकेपेबल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इज कॉल्ड। अब फ्रेंड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है, तो वन हु इज इनकेपेबल, जो इनकेपेबल होता है रीडिंग एंड राइटिंग में, तो फ्रेंड्स उसको क्या बोला जाता है, तो फ्रेंड्स उसको बोला जाता है इलिटरेट। जो पढ़ और लिख नहीं सकता है उसको इलिटरेट बोला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आंसर नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये इसका 9th का हो जाएगा आंसर का बी वाला। ठीक है, इसका अदर ऑप्शन है फ्रेंड्स, रस्टिक है, बारबेरियन है, अमेच्योर है।
ठीक है, तो रस्टिक फ्रेंड्स को होता है जो गंवार टाइप हम जिसको बोलते हैं रस्टिक लाइफ वाला। बारबेरियन क्या होता है, बारबेरियन असभ्य आदमी जिसको अनसिविलाइज पर्सन उसको बोला जाता है। एमेच्योर पर्सन जो इमेच्योर नहीं होता है उसको बोला जाता है। इलिटरेट उसको बोला जाता है हु इज नॉट एबल टू रीडिंग एंड राइटिंग। अब 10th क्वेश्चन, द वर्ड, ठीक है, ऑब्डुरेट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, ठीक है फ्रेंड्स। अब ऑब्डुरेट है तो उसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या माना जाएगा फ्रेंड्स, सिनोनिम बेस है। तो ए है फ्रेंड्स फ्लेक्सिबल, बी है कंपनसेनेट, ठीक है कंपनसेनेट, और डी है सी है स्टबर्न, और डी है आपका वीक वाला। तो 10th जो फ्रेंड्स इसका जो मतलब होता है, ठीक है, ऑब्डुरेट का उसका मतलब होता है फ्रेंड्स स्टबर्न, कि हम जिसको अनयील्डिंग बोल सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये सी वाला फ्रेंड्स आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा 10th का। 11th क्वेश्चन की बात कर, चूज द एंटोनिम ऑफ, फ्रेंड्स अब एंटोनिम्स है, लोकेसियस का हमने एंटोनिम्स ढूंढना है, उसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गैरुलस है, ठीक है, वर्बोस है, ठीक है, टेसिटन है, और टॉकेटिव है। तो इसका जो 11th का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा फ्रेंड्स जो टेकिटन इसको बोला जाता है, ठीक है। लोकेसियस जो होता है, लोकेसियस का मतलब तो बातूनी, ठीक है, और टेकिटन में जो बहुत कम बोलने वाला होता है, ठीक है, साइलेंट हम जिसको रिजर्व नेचर का जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फ्रेंड्स सी वाला आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा 11th वाले क्वेश्चन का। क्लियर फ्रेंड्स, अब बात है 12th क्वेश्चन की, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब फ्रेंड्स इसमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सब एक्वेंटेंस है, एक्वेंटेंस का जो मीनिंग है, एक्वेंटेंस का जो रियल आपको जो इसमें दिखेगा फ्रेंड्स वो क्या दिखेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स दूसरा ये बहुत ही ऐसा कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कंपीटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ऑप्शन दिख गए होंगे। तो यहाँ पे ए वाला फ्रेंड्स 12th का जो ए वाला फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, ACQUAINTANCE होता है, QUAI, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स मेन कंफ्यूजन यहाँ पे आता है, एक UAI पे और एक आता है टी के बाद ए पे, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेकंड वाला AQU, ठीक है, UA, यहाँ पे आई नहीं दे रखा है, एन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गलत है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या सिवल AQU, यहाँ पे ए मिसपेल्ट है, ठीक है फ्रेंड, वो गायब हो रखा है, AQUAINTANC, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्यू पहले दे रखा है, यहाँ पे सी पहले है। तो अकाउंटेंस में सी पहले आता है, ACQUAINTANCE। क्लियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपके फ्रेजल वर्ब के। टू कॉल इट अ डे मीन्स, टू कॉल इट अ डे मीन्स क्या मतलब फ्रेंड्स, टू बिगिन वर्क, टू फिनिश वर्क, टू पोस्टपोन इंडेफिनेटली, एंड टू सेलिब्रेट सक्सेस। तो इसका जो आंसर होगा 13 क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका टू कॉल इट अ डे, इसका मतलब तो टू फिनिश वर्क, ठीक है, कार्य को खत्म करना। स्टॉप वर्किंग फॉर अ डे, एक दिन के लिए कार्य बंद कर देना, फ्रीज कर देना, ठीक है। तो इसको जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी वाला, टू फिनिश वर्क, ठीक है। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी वाला। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अब ये फ्रेंड्स इडियम बेस है। तो थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मीन्स, तो थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मैंने किसी को ठंडा पानी फेरना, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग होगा फ्रेंड्स, ठीक है, इसका आंसर क्या, इनकरेज करना, किसी को उत्साहित करना, क्रिटिसाइज हार्शली, किसी को बहुत बुरे ढंग से क्रिटिसाइज करना, या डिस्करेज करना, किसी को हतोत्साहित करना, अप्रिशिएट में किसी को प्रशंसा करना। तो किसी के ऊपर ठंडा पानी डालना फ्रेंड्स इसका मतलब इनकरेज तो नहीं होगा, ठीक है, किसी को उत्साहवर्धन करना या किसी को अप्रिशिएट करना, ये दो तो आपके कट मानो, ठीक है, ए और डी वाला। अब बात फ्रेंड क्रिटिसाइज हैविली और डिस्करेज, ठीक है फ्रेंड। तो इसका जो टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब होता है टू डिस्करेज करना, ठीक है। 14 का जो सी वाला फ्रेंड्स आपका आंसर वो आपका करेक्ट माना जाएगा। और डैम्प इंथुसियाज्म, किसी को जोश को कम करना, ठीक है फ्रेंड्स, 14 का हो जाएगा सी वाला। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स, द कमिटी हैज डिसाइडेड टू, इस पे हैज फ्रेंड द प्रपोजल अंटिल नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो 15 का इसका आंसर होगा पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट थ्रो, या पुट अक्रॉस। तो 15 क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता है पोस्टपोन करना। द कमेटी है डिसाइड, कमेटी ने निर्णय लिया है, तो क्या करेंगे, वो करेंगे पुट ऑफ कर देंगे, ठीक है, पोस्टपोन कर देंगे द प्रपोजल अंटिल द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, ठीक है। जब तक अगला महीना नहीं आ जाता तब तक के लिए क्या कर रहे हैं, इस प्रपोजल को क्या करते हैं, पुट ऑफ कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है 15 का आपका ए वाला आपका करेक्ट माना जाएगा, तो आप ए पे टिक करेंगे। अब बात है 16 क्वेश्चन के, विच पेयर कंसिस्ट ऑफ होमोनिम्स, कौन सा यहाँ पे पेयर है जो कंसिस्ट है, होमोनिम्स का कंसिस्ट हमारा जो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, राइट, राइट, अफेक्ट, इफेक्ट, स्टेशनरी, स्टेशनरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको लग रहा हूँ प्रिंसिपल वाले में ए वाला आपको लग रहा होगा, राइट एंड राइट, ये भी क्लियर माना जा रहा है।
सी वाला अफेक्ट एंड इफेक्ट में थोड़ा सा ये आपको होमोनिम्स में नहीं माना जाएगा। डी वाला स्टेशनरी और स्टेशनरी, ठीक है, ये भी आपको लग रहा होगा फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे ए वाला जो बी वाला ये प्रॉपर जिसको राइट ही लिखा जाता है, ठीक है, ये उसको मोस्ट क्लोजली जो होमोनिम्स माना जाता है फ्रेंड्स। यदि पर बी वाला नहीं होता या यहाँ पे ऑप्शन ए बी और डी ऑल दिया होता तो हम वो मान सकते थे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्लोजेस्ट माना जाएगा वो आपका माना जाएगा आपका बी वाला, राइट एंड राइट। क्लियर फ्रेंड्स, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। अब बात 17 क्वेश्चन की, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट है मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, दूसरा मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स है माय फेवरेट सब्जेक्ट, और मैथमेटिक्स वर माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। तो ए वाले में आर आ गया, तो आर का मतलब ये वाला गलत है। सी वाले में हैव का प्रयोग किया गया, तो ये भी आपका गलत है। और वर का प्रयोग किया गया डी वाले में, तो ये भी गलत है। सिर्फ एक ही सेंटेंस बी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जहां पे इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो ये आपका करेक्ट माना जाएगा 17 का बी वाला। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर। फ्रेंड्स ऐसा कौन सा सेंटेंस जो आपका एरर जिसमें नहीं है, ठीक है। ए है फ्रेंड्स स्कार्सली हैड ही रीच्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग, बी है फ्रेंड्स scarcely had he reached when it started raining, ऑप्शन सी है scarcely had he reached then it started raining, और डी है फ्रेंड्स scarcely had he reached that it started raining। और फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा क्लोज यहाँ पे जो है आपका एरर देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स scarcely जो होता है scarcely के साथ यूज किया जाता है आपका when का, ठीक है। बी वाले में देखिए scarcely had he reached when it started raining, तो बी वाले में फ्रेंड्स आपको when का यूज किया गया, ए में scarcely के साथ then का प्रयोग किया गया, और सी scarcely के साथ then THEN वाला है, और डी वाले में scarcely के साथ that का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे बी वाला फ्रेंड्स आपका करेक्ट माना जाएगा, जहाँ पे scarcely के साथ आपका when का प्रयोग किया गया है, ठीक है। देखो scarcely जो होता है फॉलोड बाई when इन कंजक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आपके 19 क्वेश्चन का, चूज द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस कौन सा करेक्ट है ये हम देखेंगे, ठीक है। इफ ही केम अर्लियर ही वुड हैव मेट हर, बी है इफ ही हैड कम अर्लियर ही वुड हैव मेट हर, और सी है इफ ही कम्स अर्लियर ही वुड मीट हर यस्टरडे, और डी है इफ ही हैड कम अर्लियर ही वुड मीट हर। तो 19 जो क्वेश्चन है का आंसर आप देखोगे, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, जहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और जिसके साथ वुड हैव का प्रयोग किया जाता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में, ये आपका करेक्ट माना जाएगा फ्रेंड्स। आपके बाद बाकी कहीं पे भी कोई भी रूल आपका प्रॉपर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। 19 का बी वाला आपका करेक्ट माना जाएगा। 20 क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। फ्रेंड्स कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली तौर पे करेक्ट है, फ्रेंड्स द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, द जूरी हैव डिवाइडेड, द जूरी आज, ठीक है, यूनानिमस इज इट्स ओपिनियन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कि जब ओपिनियन जब डिवाइड होता है किसमें फ्रेंड्स, जूरी के पक्ष में, हम जिसको कलेक्टिव सेंटेंस बोला, कलेक्टिव नाउन बोला जाता है, तो उसमें जो समूहवाचक जो संज्ञा होती है उसमें जब किसी का ओपिनियन डिवाइड होता है तो हमें सब प्लूरल माना जाता है, लेकिन जब एक ओपिनियन सबका एक होता है तो सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, और जब आपका नाउन जो है आपका डिवाइड हो रहा है कलेक्टिव नाउन जूरी के पक्ष में, तो वहां पे कि जब उनके विचार ओपिनियन बदल जाते हैं तो हमेशा उसको प्लूरल माना जाता है, ठीक है बन। तो यहाँ पे सिर्फ एक क्या है, सिर्फ ए वाला ऑप्शन, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। तो जूरी है फ्रेंड्स उनके जो विचारधारा है तो ओपिनियन तो डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। तो यह ए वाला आपका करेक्ट माना जाएगा, बाद बाकी आपके बी सी डी आपके गलत माने जाएंगे। अब फ्रेंड 21 है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन। ये लाइन है फ्रेंड, डेथ बी नॉट प्राउड। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है इसमें फ्रेंड्स कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया, एपोस्ट्रोफी है, हाइपरबली है, ऑक्सीमोरन है, मेटाफर है। तो फ्रेंड्स 21 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या, डेथ बी नॉट प्राउड। इसमें जो पॉइंट डायरेक्टली क्या एड्रेस करता है डेथ को, ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के तौर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब डेथ को एड्रेस किया गया तो किसी को एड्रेस करने के लिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका एपोस्ट्रोफी वाला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का बी ए वाला। 22 की बात करते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटोनिमी, ठीक है। मेटोनिमी का जो फ्रेंड एग्जांपल कौन सा है, द व्हाइट हाउस अनाउंस न्यू पॉलिसीज, या टाइम फ्लाइज, दैट विंड विस्पर्ड, हर स्मेल इज सनशाइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे जो हर स्मेल इज सनशाइन, तो फ्रेंड्स ये तो आपका मेटाफर हो गया, ठीक है। द विंड स्प्रिट फ्रेंड्स ये आपका कौन जो ओनोमोटोपोइया हो गया।
टाइम फ्लाइज एंड द व्हाइट हाउस अनाउंस्ड न्यू पॉलिसीज, ए और बी फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो, तो व्हाइट हाउस ये रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, मेटोनिमी का होता है कि एक जो वर्ड होता है किसी चीज को क्या करता है, किसी होल वर्ड के लिए या किसी थर्ड चीज को क्या करना, एड्रेस करने का काम करता है। तो द व्हाइट हाउस होता है फ्रेंड्स, व्हाइट हाउस क्या करता है, ये आपको जो सॉरी फ्रेंड्स, ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ए वाला फ्रेंड्स आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। और जबकि टाइम फ्लाइज क्या हो, ठीक है, टाइम फ्लाइज अपने सब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया, ठीक है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। बी वाला आपका पर्सोनिफिकेशन है, सी वाला आपका ओनोमोटोपोइया है, और हर स्माइल सनशाइन ये आपका है मेटाफोर, ठीक है। 23rd, इन ऑफिशियल लेटर द सब्जेक्ट लाइन इज जनरली प्लेस्ड। तो फ्रेंड्स अब ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये एक करेक्ट डेटा है, तो इसमें हो सकता है आप लोगों के विचार भी इसमें कुछ बदले होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखा है, जो ऑफिशियल लेटर उसमें जो सब्जेक्ट लाइन दी जाती है उसमें जनरली उसका प्लेस कहाँ पे रखा जाता है, तो बिफोर सैल्यूटेशन के आधार पर के बाद, या आफ्टर द सैल्यूटेशन, या आफ्टर द, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, या एट द बॉटम ऑफ द पेज। फ्रेंड्स एट द बॉटम ऑफ द पेज तो होता ही नहीं है, ठीक है, जो सब्जेक्ट लाइन होती है। और आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं होता। तो ये हमें से अब यहाँ पे डाउट है दो चीज में, बिफोर द सैल्यूटेशन और आफ्टर द सैल्यूटेशन, जहाँ पे हम क्या तो सर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सर आई ड्रोट योर, ठीक है, जो भी चीज़ हम लिखते हैं, आई ड्रोट योर काइंड अटेंशन, जो भी हम लिखते हैं ऑफिशियल लेटर के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो होता है, ठीक है, इसका जो मैं आपको फ्रेंड्स एक जो ऑफिशियल लेटर का जो एक ऑर्डर बताता हूँ, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे होता है रेसिपेंट जो होता है उसका एड्रेस आता है, फिर डेट आती है, फिर थर्ड पे आता है सैल्यूटेशन जिसको ग्रीटिंग बोला जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपका तो सब्जेक्ट लाइन आती है, और उसके बाद आती है मेन बॉडी जो होती है लेटर की, वो आती है, ठीक है। तो ये जो होता है क्या, जो सब्जेक्ट लाइन होती है वो आफ्टर, हमेशा आफ्टर द सैल्यूटेशन के बाद यूज की जाती है। कई लोगों के विचार आपके बिफोर द सैल्यूटेशन होंगे, लेकिन फ्रेंड्स ऑफिशियल लेटर में आफ्टर द सैल्यूटेशन के बाद ही सब्जेक्ट लाइन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो 23rd का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी वाला हो जाएगा। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट नॉर्मली अपीयर इन द फॉर्मल लेटर, फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट में कौन सा चीज नहीं दिखने को मिलती है फ्रेंड, जैसे ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स होता है, रिकमेंडेशंस होती है, पर्सनल इमोशनल ओपिनियंस होते हैं, फैक्ट सपोर्टेड बाय एविडेंस होते हैं। तो फ्रेंड्स आपके जो नॉर्मली, ठीक है, जो फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं, इनफॉर्मली फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो नो फॉर्मल लेटर में क्या होता है फ्रेंड, ये चीज ध्यान रखें कि फॉर्मल लेटर में कभी भी आपके पर्सनल इमोशंस जो ओपिनियंस होते हैं उनको नहीं रखा जाता, वो हमेशा फैक्चुअल लेटर होता है। ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स होते हैं, रिकमेंडेशन उसमें रखी जाती है, फैक्ट सपोर्टेड जो एविडेंस होते हैं वो वहां पे रखे जाते हैं, लेकिन वहां पे पर्सनल इमोशनल ओपिनियंस नहीं रखे जाते हैं। क्लियर फ्रेंड, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। 25 की बात करें, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ, ठीक है, डैंगलिंग मॉडिफायर, ठीक है। तो एक सेंटेंस जिसमें डैंगलिंग मॉडिफायर आपको देखने को मिलेगा, तो आप वो सेंटेंस चूज करना है। तो 25 की बात करते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट है वॉकिंग थ्रू द कैंपस द लाइब्रेरी लुक्ड मैग्निफिकेंट, बी है वॉकिंग थ्रू द कैंपस आई एडमायर्ड द लाइब्रेरी, सी है वॉकिंग, ठीक है, व्हाइल वॉकिंग थ्रू द कैंपस वी मेड द रजिस्टर, और डी है हैविंग कंप्लीटेड द इंटरव्यू द कैंडिडेट्स लेफ्ट क्विकली। तो इसका जो आंसर 25 का वो आपका माना जाएगा आपका ए वाला, वॉकिंग थ्रू कैंपस द लाइब्रेरी लुक्ड मैग्निफिकेंट, ठीक है। तो मॉडिफायर क्या होता है कि वॉकिंग थ्रू द कैंपस, रॉन्गली मॉडिफाइड लाइब्रेरी, करेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, वॉकिंग थ्रू द कैंपस आई एडमायर्ड द लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसको जो आंसर 25 को हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। ये आपका डेंगलिंग मॉडिफायर वाला है। अब बात करते हैं 26 क्वेश्चन के, विच सेंटेंस इलस्ट्रेट्स इन्वर्जन ऑफ एम्फेसाइज, ठीक है, कौन सा सेंटेंस है जो इलस्ट्रेट करता है इन्वर्जन ऑफ फॉर एम्फेसाइज के लिए। तो 26 का आंसर हम पूरा पढ़ेंगे पहले। आई नेवर हैव सीन सच करेज, नेवर हैव आई सीन सच करेज, नेवर आई हैव बीन सीन सच करेज, या आई हैव नेवर सीन सच करेज ओनली। तो 26 जो फ्रेंड्स का जो आंसर होगा वो हो जाएगा नेवर हैव आई सीन सच करेज, ठीक है। नेगेटिव जो एडवर्ब्स होते हैं एट द बिगिनिंग रिक्वायर्ड इन्वर्जन, ठीक है। नेगेटिव एडवर्ब्स जो शुरू में लगे जाते हैं उनके साथ इन्वर्जन का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जिसमें नेवर होता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, फिर सब्जेक्ट का होता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक की जगह पे नेवर, ठीक है, नेगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, उसके बाद आपके मेन वर्ब का प्रयोग किया गया। तो ये आपका बी वाला फ्रेंड्स आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। बाद बाकी आपके कोई भी ए सी डी वाले आपके सारे गलत माने जाएंगे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं 27 क्वेश्चन का, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है फ्रेंड्स। फर्स्ट है नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर
डिसर्टेशन। फिर बी है फ्रेंड्स नन ऑफ द स्टूडेंट हैज सबमिटेड हिज डिसर्टेशन। ऑप्शन सी है नन ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड हिज डिसर्टेशन। ऑप्शन डी है नन स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड देयर डिसर्टेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो 27 जो होगा इसका जो आंसर आपको दिखेगा फ्रेंड्स वो आपको ए वाला जो आपको कर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि द प्रोनाउन होता है, नन जो होता है टेक्स अ प्लूरल वर्ब हैव व्हेन इट मींस नॉट ओनली ऑफ अ प्लूरल ग्रुप। प्रोनाउन एग्रीमेंट में क्या होता है, तो इसके दो कारण मैं बता रहा हूँ सही होने के। ठीक है, जो ये वर्क आप ये है नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर डिसर्टेशन। ठीक है, ए वाला फ्रेंड्स आपका सही क्यों है, इसके दो कारण है, मैं दोनों कारणों को आपके बीच में रखता हूँ। पहला रीजन क्या है फ्रेंड्स, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है तो उसमें जो प्रोनाउन होता है नन जो होता है टेक्स अ प्लूरल वर्ब, हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है हैव का। व्हेन इट मींस जब उसका मतलब क्या होता है, नॉट ओनली होता है ऑफ अ प्लूरल ग्रुप में। दूसरा क्या फ्रेंड्स, दूसरा कि प्रोनाउन एग्रीमेंट क्या होता है कि द प्लूरल प्रोनाउन दियर जो होता है मैचेस द प्लूरल नाउन स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे दो स्टूडेंट्स का दियर का प्रयोग किया गया। अब बाद में बी वाले में स्टूडेंट्स का तो हिज का प्रयोग किया गया, स्टूडेंट के साथ ठीक है हिज का प्रयोग किया गया। ठीक है, नन ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड हिज डिसर्टेशन और नॉन स्टूडेंट हैज सबमिटेड दिया, तो फ्रेंड्स डी वाला तो आपका प्रॉपर गलत माना जाएगा, बी वाला आपका प्रॉपर गलत माना जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सी वाला नॉन ऑफ द स्टूडेंट हैव, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या जब स्टूडेंट्स है ये प्लूरल है तो उसके बाद हैव का यहाँ पे सिंगुलर दिया गया फ्रेंड्स, और यहाँ पे उसके साथ प्लूरल का प्रयोग किया गया हैव का। ठीक है, तो इसलिए आधार पर सी वाला भी आपका इनकरेक्ट माना जाएगा। तो ओनली 21 का जो ए वाला है 27 का सॉरी ए वाला ऑप्शन वो लेफ्ट बचता है विद करेक्ट मीनिंग के साथ, सेंटेंस के साथ। ठीक है, बाद बाकी सब आपके गलत माने जाएंगे। अब बात करते हैं 28 के चूज द वर्ड, ठीक है वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पे वहाँ पे सिनोनिम की बात करी गई। फ्रेंड्स इसके लिए जो दे रखा वो दे रखा पर्सपिकेशियस। पर्सपिकेशियस जो फ्रेंड्स इसका जो मीनिंग होगा वो आपको बताना है। पहला है फ्रेंड्स ए इग्नोरेंट, बी है इंसाइटफुल, डी है डाउटफुल और सी है डाउटफुल और डी है आपका केयरफुल। तो 28 जो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होता है इसका पर्सपिकेसिस का मतलब हैविंग कीन इंसाइट और गुड जजमेंट, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स आपको इंसाइटफुल। ठीक है, बी वाला आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। बाद में इग्नोरेंट, डाउटफुल और केयरलेस जो है आपका आंसर गलत माने जाएंगे। ठीक है, 29 का वन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज इज कॉल्ड। एक फ्रेंड्स वो जो बहुत सारी भाषाएं को जो बोलता है तो फ्रेंड्स को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है फ्रेंड्स का पॉलीग्लॉट। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट दिखा होगा। ठीक है, बाद बाकी फ्रेंड लिंग्विस्टिक्स को बोला जाता है स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज, जो भाषाओं को जो विद्वान होता है। लेक्सिकोग्राफर होता है फ्रेंड डिक्शनरी जो कंपाइल करता है, और फिर ग्रामरियन होता है जो ग्रामर का एक्सपर्ट होता है। ठीक है, बाद बाकी बी पॉलीग्लॉट वो होता है जो क्या होता है बहुत सारी भाषाओं का जिसको ज्ञान है। 30 क्वेश्चन विच सेंटेंस यूजेस द इडियम करेक्टली। फ्रेंड्स कौन सा सेंटेंस जिसमें इडियम का प्रयोग यूजली करेक्ट ढंग से किया गया। 30 क्वेश्चन है फ्रेंड्स आफ्टर ईयर्स ऑफ ठीक है प्रिपरेशन सी फाइनली ब्रोक द आइस बाय विनिंग द चैंपियनशिप। ठीक, ब्रोक द आइस माने ठीक है फ्रेंड्स ये ब्रोक द साइलेंस, ब्रेक द साइलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाले यहाँ पे ये आपके इडियम दिख रहा है आपको, तो ये आप इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फिर बी वाला द चेयरमैन एडवाइज एवरीवन टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है फ्रेंड्स ये आपके यहाँ पे इडियम दिख रहा है ड्यूरिंग द मीटिंग। सी है फ्रेंड्स द रिसर्चर डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट। फ्रेंड्स ये यहाँ पे आपको दिख रहा है इडियम एंड एक्सेप्ट द डिफिकल्ट असाइनमेंट। डी एफ द स्टूडेंट एडेड फ्यूल टू द फायर। ठीक है, एडेड फ्यूल टू द फायर बाय सॉल्विंग द डिस्प्यूट पीसफुली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है आग में घी डालने का काम करना, मतलब एंगर को बढ़ाना, बात को बढ़ा देना। ठीक है, तो यहाँ पे चार जगह है फ्रेंड्स, ब्रोक द आइस, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल और फिर बाइट द बुलेट और फिर एडेड फ्यूल टू द फायर। ठीक है, तो 30 जो क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें हम बात करेंगे सी वाला फ्रेंड्स द रिसर्चर डिसाइड टू बाइट द बुलेट एंड एक्सेप्ट द डिफिकल्ट असाइनमेंट। ठीक है, इसका मतलब बाइट द बुलेट का मतलब फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज, साहस के साथ बहुत ही ऐसे अनप्लीजेंट कंडीशन को क्या स्वीकार कर लें। तो रिसर्चर ने डिसाइड किया कि क्या करें बाइट दिस बुलेट, वो क्या करेंगे वो स्वीकार कर लेंगे चीजों को, अनप्लीजेंट सिचुएशन को स्वीकार करेंगे एंड एक्सेप्ट द डिफिकल्ट असाइनमेंट। तो आपका सी वाला फ्रेंड्स आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब ए क्या बोलते हैं फिर ब्रेक द आइस मीन्स होता है तो फिर इनिशिएट, ठीक है कन्वर्सेशन रिड्यूस सोशल अवेयर, ठीक है ऑकवर्डनेस नॉट टू विन अ चैंपियनशिप। ठीक है, बी एफ एन जो आपका है बर्न द मिडनाइट, इसका ओएन मीन्स होता है टू वर्क लेट इनटू द नाइट नॉट ड्यूरिंग अ मीटिंग। डी वाला फिर एड फ्यूल टू द फायर मीन्स होता है टू वर्सन सिचुएशन, किसी सिचुएशन को और खराब कर देना, नॉट टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम नहीं है।
यहाँ पे सी वाला आपका करेक्ट माना जाएगा, बाद बाकी आपके सब गलत होंगे। 31 के चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकली तौर पे कौन सा करेक्ट सेंटेंस उसको हम देख रहे हैं। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव इंक्रीज कंसिडरेबली, फिर बी है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैज इंक्रीज कंसिडरेबली, सी है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग कंसिडरेबली, और डी है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वर इंक्रीज कंसिडरेबली। तो अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड ध्यान से, फ्रेंड जब द नंबर ऑफ की बात होती है तो ऑलवेज टेकन अ सिंगुलर वर्ब, द नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, ए में देखोगे यहाँ पे हैव लगाओ जो कि प्लूरल है, सी में आर लगाओ ये भी प्लूरल है, वर में ठीक है, डी में वर लगाओ ये भी प्लूरल है। सिर्फ यहाँ पे बी वाले में दिखाएगा द नंबर ऑफ के साथ जो प्रॉपर ढंग से हेल्पिंग वर्ब है उसका हैज का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर वर्ब का, बाद बाकी में सब में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। तो 31 का आपका बी वाला हो जाएगा, ये इजिली है। 32 फिल इन द ब्लैंक्स पर नो सूनर स्पेस दे रखा, द लेक्चर बिगन देन द फायर अलार्म रैंग। तो 32 है फ्रेंड्स, 32 का क्या होता है, नो सूनर के साथ हमेशा प्रयोग किया जाता है हेड का, नो सूनर प्लस नो सूनर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस उसके बाद लगता है देन का, तो यहाँ पे जाएगा नो सूनर हेड। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। और कंजक्शन यदि आपने सही से पढ़ा होगा तो फ्रेंड्स इसमें आपको समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। अब बात 33 क्वेश्चन की बात करें, वे सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है फ्रेंड। ए है द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वर एक्सीलेंट, बी है द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर एक्सीलेंट, सी है द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वाज एक्सीलेंट एंड डी है द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स हैव बीन एक्सीलेंट। तो 33 की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 33 में द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स की बात करें वो एक्सीलेंट में आता है, द सब्जेक्ट इज क्वालिटी, सब्जेक्ट इज क्वालिटी फ्रेंड सिंगुलर है, और नॉट एप्पल्स, एप्पल्स की बात नहीं, यहाँ पे क्वालिटी की बात की गई है, तो क्वालिटी यहाँ पे चूंकि सिंगुलर है तो इसी बेस पे जो आंसर है आपका वॉज वाला करेक्ट माना जाएगा। तो ये सी वाला आपका आंसर करेक्ट होगा, आप इस पे टिक कर सकते हैं सी वाले पे, ये वाला क्लियर फ्रेंड्स। 34 की बात है, इफ सी स्पेस है फ्रेंड्स हार्डर सी वुड हैव सिक्योर्ड फेलोशिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या, फिर ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस आ गया, वुड हैव का प्रयोग यहाँ पे आप सीधे सेंटेंस को पहचानिए जहाँ पे आपको चीज समझ में आ रही है। यहाँ पे वुड हैव हमको समझ में आ रहा है, तो वुड हैव का मतलब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, कॉमा से पहले तो हेड का प्रयोग किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, और बाद में यूज किया जाता है आपके वुड हैव का। इफ सी हैड स्टडीड हार्डर सी वुड हैव सिक्योर्ड द फेलोशिप। ठीक है, डोंट गो थ्रू द मीनिंग पे मत जाइए, बट जस्ट टेक द ग्रामेटिकली तौर पे परफेक्ट आपके ग्रामर के जो वर्ब्स हैं उसको ले लीजिए। ठीक है, आप मीनिंग मत देखिए। अब 35 के चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म करेक्ट देखने पर यहाँ पे दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। ठीक है, ये है फ्रेंड्स आपका फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ पे देखेंगे 35 क्वेश्चन, तो 35 क्वेश्चन जो है फ्रेंड वो आपके क्या, अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, तो मैंने आपके पहले बोला कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो देखिए अनाउंस जो है, ठीक है, ये अनाउंस है फ्रेंड, अनाउंस का मतलब क्या है कि ये आपका चला जाएगा ओके थर्ड फॉर्म, अनाउंस का अनाउंसड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब भी किसी सेंटेंस को कर एक्टिव को पैसिव बताया जाता है, वर्ब हमेशा वह होती है मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में चली जाती है, आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है द रिजल्ट है, ये आपका ये सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, अनाउंस मेन वर्ब है, और द रिजल्ट आपका यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है, और टुमारो जो है ये फ्रेंड अदर थिंग होती है जो आपका टाइम यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अब जब इसको पैसिव में बदलेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में चली जाती है, और जो ये विल है, ठीक है, जो कि फ्रेंड्स आपका यहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और दूसरा फ्रेंड्स ये मॉडल वर्ब भी मानी गई विल को, तो यहाँ पे विल के साथ यूज किया जाता है हमेशा बी का, विल बी या सेल बी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बाय देम का यूज करना है तो करिए, नहीं करना तो आप उसको छोड़ दीजिए, टुमारो सांस में ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड टुमारो। ठीक है, दे आपका हट गया वहां से, ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी उसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसी आधार पे बी वाला आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। 36 चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना, द प्रिंसिपल सेड कॉमा इनवर्टर कॉमा लेट द स्टूडेंट एंटर। फ्रेंड्स ये है इंपीरियल सेंटेंस बेस्ड आपका नरेशन। ठीक है, इंपीरियल बेस इंपीरियल सेंटेंस है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 36 का, 36 की मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जब इंपेरेटिव सेंटेंस में बिगिनिंग होती है कि सेंटेंस के लेट के साथ आर यू रिपोर्टेड स्पीच, तो यहाँ पे यूजिंग ठीक ऑर्डर या रिक्वेस्ट का प्रयोग किया जाता है, फिर दैट का प्रयोग होता है, फिर यहाँ पे शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर दैट द स्टूडेंट शुड एंटर। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑर्डर दैट द स्टूडेंट शुड एंटर। ठीक है, तो लेट का हमेशा यूज होता है ऑर्डर में,
या आपके रिक्वेस्टेड में। ऑर्डर रिक्वेस्ट में इसका यूज किया जाता है, फिर दैट का यूज होता है, और जो बाद में चला जाता है तो हमें शुड हो जाता है। ठीक है, तो ए वाला आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। 37, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चूज करिए। इट इज हाई टाइम वी लीव, इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट, इट इज हाई टाइम वी हैव लेफ्ट, इट इज हाई टाइम वी हैड लीव। तो यहाँ पे 37 की बात होती है, जब इट इज हाई टाइम की बात होती है, इंग्लिश यूज में पास्ट टेंस का यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को यूज करने का दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट। ठीक है, तो ये बी वाला आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, वी हैव लेफ्ट है फ्रेंड, तो वी हैव लेफ्ट क्या होगा, यहाँ पे हैव है तो ये फ्रेंड प्रेजेंट टेंस है, वी लीव ये भी प्रेजेंट है, यहाँ पे हैड लीव है फ्रेंड्स, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया गया, वर्ड के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, बाकी बी वाला आपका करेक्ट है, बाद में तीनों की तीनों आपकी गलत होंगे। 38, वे सेंटेंस करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, फर्स्ट है ही बिहेव्स एज दो ही वाज द ओनर, बी है ही बिहेव्स एज दो ही वर द ओनर, और सी है ही बिहेव्स एज दो ही इज ओनर, और डी है ही बिहेव्स एज दो ही हैज ओनर। तो 38 क्वेश्चन है, 38 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एन अनरियल कंपैरिजन जब की बात रिक्वायर होता है तो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव में जैसे होता है यहाँ पे वर का यूज किया जाता है। ठीक है, एज दो ही वर इन द ऑनर, ये इस प्रकार से यूज किया जाता है। तो आपको बी वाला दिख रहा होगा फ्रेंड, ही बिहेव्स, उसे ऐसा बर्ताव करता है दो जैसे क्यों क्या हो, ही वर द ऑनर, वो घर का मालिक हो। अनरियल कंडीशन, तो अनरियल कंडीशन में क्या, तो सब्जेक्टिव में वर्ब का यूज किया जाता है। अब बात है 39 की, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, तो फिर जिसको करेक्ट नहीं किया जाए उसको क्या कहा जा सकता है, तो यहाँ पे 39 क्वेश्चन की बात करते हैं, 39 को आंसर हो जाएगा, उसको बोला जाता है इनकरेजिबल। इनकरेजिबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड और रिफॉर्म, जिसको सही नहीं किया जा सके। ठीक है, तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ए वाला, इनकरेजिबल। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपके 40 क्वेश्चन के। ठीक है, मैग्नेनिमस मीन्स, तो मैग्नेनिमस फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। मैग्नेनिमस का मतलब होता है, एक सॉरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और फ्रेंड्स इसका मतलब जेंटलियस। ठीक है, जो उदार है जिसको बोला, फिर नोबल बोला जाता है, इसको फॉरगिविंग जिसको बोला जाता है। ठीक है, मैग्नेनिमस, तो ये क्या था, बहुत ही उदार प्रवृत्ति का होना, तो ये आंसर हो जाएगा आपको 40 का बी वाला। क्रूअल, सेल्फिश, एरोगेंट, तो आपके तीनों आपके ये आपके इसके अपोजिट माने जाएंगे। अब बात 41 के, द एंटोनिम्स ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट का जो एंटोनिम्स है वो क्या माना जाएगा, तो कैंडिडेट मतलब चालाक होता है फ्रेंड्स को। ठीक है, तो इसको मतलब कैंडिडेट फ्रैंक होती है, ऑनेस्ट जिसको बोला जाता है, तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो हो जाएगा एंटोनिम्स होगा डिसीटफुल। ठीक है, डिसीटफुल माने धोखेबाज या बेईमान, हम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो 41 का हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, तो फ्रेंड्स और जो इनोसेंट है ये लगभग उसके आपके सिनोनिम्स हैं, बात के डिसीटफुल इसका एंटोनिम्स माना जाएगा। 42 इस पर फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक वाला है, तो यहाँ पे एक्सिलरेट, एक्सिलरेट की बात की गई है, तो एक्सिलरेट का जो आंसर होगा 42 का। ठीक, एक्सिलरेट का मतलब टू मेक समवन फील वेरी हैप्पी और एक्साइटेड, किसी को खुश कर देना, एक्साइट कर देना। ठीक है, तो इसका जो आंसर फ्रेंड वो आपको देखा होगा, आपको एक्सिलरेट की स्पेलिंग होती है फ्रेंड्स आपको EXLHILARAT, EXHILARAT, एक्सिलरेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला दिखा होगा फ्रेंड्स। आपके जो क्वेश्चन इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ पूछा LARA, यहीं पे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो एल के बाद ए आता है, आर यहाँ पे डबल ए का यूज किया जाता है, एल के बाद भी और आर के बाद ए का। ठीक है, ऊपर ई देखिए, नीचे वाले में LERE दे रखा है, यहाँ पे LARI दे रखा है, तो यहाँ पे एक्सिलरेट का होता है EXHILARAT, तो आपका बी वाला सही होगा, बाद में क्या तीनों आपके गलत होंगे। अब बात करते हैं आपके इडियम की, एट सिक्सेज एंड सेवंस मीन्स, तो एट सिक्सेज एंड सेवंस का जो मतलब होता है फ्रेंड्स उसका इन कन्फ्यूजन होना, दुविधा में होना, ऑर्डर डिसऑर्डर ऑफ कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे इन कन्फ्यूजन में है ना, या किसी डिसऑर्डर में होना, तो ये आपका बी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे आप टिक करेंगे। 44, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू निप इन द बड, टू निप इन द बड, तो इसके करेक्ट मीनिंग यदि हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 44 इसका जो मतलब होता है, ठीक है, टू स्टॉप एट एन अर्ली स्टेज मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम डेवलपिंग फर्दर, तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको बी वाला, टू स्टॉप एट एनी अर्ली स्टेज, 44 का बी वाला। 45 बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बात करते हैं, न्यू पॉलिसी हैज स्पेसिफाइड वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म, तो 45 की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, कॉज टू हैपन। ठीक है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 45 में जगह ब्रोट इन, ठीक है, ब्रोट अबाउट, ब्रोट ओवर या ब्रोट डाउन, तो इसका जो आंसर 45 का हो जाएगा फ्रेंड्स, ब्रोट अप, ब्रिंग अबाउट जिसको बोल सकते हैं।
ठीक है। द न्यू वाइड, ठीक है, न्यूज सॉरी न्यू वाइड पॉलिसी हैज, तो हैज से परफेक्ट टेंस में जाना, तो ब्रॉट अबाउट जो आपका बी वाला आंसर आपका करेक्ट बना जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब कॉज टू हैपन। ठीक है, तो बी वाला आपका करेक्ट माना जाएगा, बाद बाकी आपके सब गलत हुए। द रिफॉर्म ब्रॉड अबाउट मेजर चेंजेस। 46 विच पेयर कंसिस्ट ऑफ होमोफोन्स, होमोफोन्स पे कौन सा पेयर बना हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं 46 की। तो फ्रेंड्स पहले है ब्रेक, ब्रेक, एडवाइस, एडवाइस, ठीक है, डेयरी, डायरी, क्विट, क्वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 46 का आंसर हो जाए ए वाला। ब्रेक एंड ब्रेक आर होमोफोन्स, सेम प्रोनाउंसिएशन है, डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग है। ठीक है, तो ये आपका ए वाला आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। अब बात करें 47, द सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस क्या, either of the two candidates are suitable, either of the two candidates is suitable, either of the two candidates are suitable, either candidates is suitable। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब either की बात होती है, either, तो यहाँ पे 40 इसमें कंडीशन क्या होता है, either is singular and therefore takes a singular verb। तो यहाँ पे क्या होगा, is का प्रयोग किया जाएगा, बी वाला आपको दिख रहा होगा, either of the two candidates is suitable। ठीक है, तो either के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। 48 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 48 क्वेश्चन, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। फ्रेंड्स कौन सा सेंटेंस जो कंटेंट करता है एन एरर, जिसमें एरर देखने को मिलेगा, तो फ्रेंड्स ये है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज रिवार्डेड। बी है ईच स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट। सी है द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। डी है फ्रेंड मच इन्फॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 48 की हम बात करें, फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल इज प्लूरल नाउन, करेक्ट सेंटेंस है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड होना चाहिए 48 का। ठीक है, तो कैटल है फ्रेंड्स, यहाँ पे आर का यूज होना था। बाद बाकी आपके तीनों के तीनों सेंटेंस आपके करेक्ट है, क्योंकि कैटल आपका प्लूरल है, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे इज का प्रयोग नहीं किया जाता। तो 48 का आंसर सी वाला हो जाएगा। 49, चूज द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई वर यू आई शेल रिफ्यूज द ऑफिस ऑफर, सॉरी, बी है इफ आई वर यू आई वुड रिफ्यूज द ऑफर, और सी है इफ आई वॉज यू आई विल रिफ्यूज द ऑफर, इफ आई एम यू आई वुड रिफ्यूज द ऑफर। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये आपका सब्जेक्टिव बेस्ड है, तो यहाँ पे सी और डी वाला, एम और वॉज वाला, तो बात ये खत्म, इन दोनों को तुम हटा ही देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचे दो, आई वर यू, इफ आई वर यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 49 का, 49 की बात करते हैं फ्रेंड्स। जब सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है फ्रेंड्स, एक्सप्रेस अनरियल प्रेजेंट को दिखाते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, इफ होता है, फिर प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल हो, तो उसके बाद वुड के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इफ आई वर यू आई वुड रिफ्यूज द ऑफर। ठीक है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ पे वुड वर्ब के साथ वुड क्या यूज किया जाता है। अब बात करते हैं 50 क्वेश्चन, चूज अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस की बात करते हैं, वन ऑफ द गर्ल्स हैव वॉन द प्राइज, वन ऑफ द गर्ल्स हैज वॉन द प्राइज, वन ऑफ द गर्ल हैज वॉन द प्राइज, वन ऑफ द गर्ल्स हैज वॉन द प्राइज। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन की बात करते हैं, 50 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, सब्जेक्ट इज वन है, तो फ्रेंड्स विच इज सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या हैज वॉन का प्रयोग किया जाएगा। वन ऑफ द गर्ल्स हैज वॉन द प्राइज। क्लियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको डी वाला भी दिख रहा होगा फ्रेंड्स, वन ऑफ द गर्ल्स हैज वॉन द प्राइज, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे दी आर्टिकल का प्रयोग होना बहुत मस्ट है। तो यहाँ पे ए, ठीक है, बाद बाकी तो यहाँ पे गर्ल्स हैज, ठीक है, वॉन द प्राइज, वन ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे गर्ल्स होना था, यहाँ पे गर्ल्स का प्रयोग, यहाँ पे गर्ल को प्लूरल रखना था, ये सिंगुलर रखा हुआ है। बाद बाकी फर्स्ट वाले में हैव का प्रयोग किया गया वन के साथ, और वन जो डी वाला है फ्रेंड्स उसमें आर्टिकल गायब है। ठीक है, तो इसलिए आपका बी वाला आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। मुझे फ्रेंड्स ये 50 मिनट्स की क्लास हो चुकी है, तो 50 आपके डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद 50 से लेकर जो 150 100 MCQs हैं फ्रेंड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसे लगे, आप इस बात को जरूर इस कमेंट में जरूर बताएंगे फ्रेंड्स, और लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करें, और फ्रेंड्स जिन साथियों ने अभी तक तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपकी क्लास जो 50 MCQs की को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो 51 से 150 तक की बनेगी। क्लियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे 50 फ्रेंड अराउंड 50 मिनट्स के आसपास तो टाइम हो चुका है, तो 50 मिनट टाइम होता है फ्रेंड्स। फिर हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड्स अब क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट ही चलना है, तो प्रैक्टिस सेट में हम चीज़ों को फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूँ हम चीज़ों को लाइटली लेने से क्या होगा फ्रेंड्स, दिक्कतें हो जाएगी। हम जो भी चलें उसको बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपके मन में कन्फ्यूजन ना हो, यही मेरा जो मेन उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य के साथ फ्रेंड्स मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स यदि मैं आपको बहुत शॉर्टली जाऊँगा, तो फ्रेंड्स शॉर्टली में फिर कोई चीज़ हमें आंसर है, तो फ्रेंड्स उसका आंसर क्यों है ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो उसका आंसर क्यों है
क्या उसका रीज़न है फ्रेंड्स, विद रीज़न यदि हम चले तो फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो लंबी बनेगी, तो आप धैर्य के साथ वीडियो को देखिए ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने 50 एमसीक्यू जो हमने वो अभी डिस्कस करे, उसमें से आउट ऑफ 50 आपके कितने मार्क्स आने, आप कमेंट में इस बात को जरूर बताएंगे। और फ्रेंड्स लाइक जरूर करें कमेंट में, तो फ्रेंड्स आप जो भी बताएंगे वो आपके ऊपर है। और फ्रेंड्स जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बल जरूर दबा के रखें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ 26 जुलाई तक की वीडियोज आपको प्रॉपर रोज मिलेगी, और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।